नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला अब गहराते हुए राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। एक ओर जहां मृत बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण दुखद घटना हुई, जिससे मासूमों की जान गई। वहीं सरकार की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, किसी भी दोषी या लापरवाह अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में पूरी जांच एसआईटी कर रही है। कंपनी मालिक रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद जनता के बीच भय और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब दवाओं जैसी बुनियादी चीज में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो वो किस पर भरोसा करें। ये मामला अब न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बल्कि जनविश्वास का भी बड़ी परीक्षा बन गया है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी छिंदवाड़ा में घटना हुई, पूरी सरकार से लेकर पूरा प्रदेश उन परिवारों के दुख दर्द में सम्मिलित है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं दो तीन बार घटनास्थल पर वहां गए हैं। जहां बच्चे भर्ती हैं उनको देखने भी नागपुर गए हैं। हम किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों को बचाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे इस घटनाक्रम पर सीधे नजर रखे हुए सीधे अधिकारियों के और डॉक्टरों के संपर्क में हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस तमाशा कर रही है। अब कांग्रेस के एक एक्स सीएम का फोटो मैंने मोमबत्ती में हंसते हुए देखा, बड़ा अफसोस होता है, हमें दर्द है। हम कांग्रेस से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हो, अपने सामने से जो सांसें टूटी हैं उनके प्रति संवेदना ही रखना हमारा धर्म है। उन परिवारों को सांत्वना देना ही हमारा कर्तव्य है। आप खिलखिलाकर वहां मोमबत्ती जला रहे हो, किस बात का प्रतीक है? इसलिए कांग्रेस के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि अगर तुम्हें श्रद्धांजलि सभा करना नहीं आता हो, तुम्हें हर चीज में हंसकर केवल मजाक बनाना आता हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा पाप ना करें। और राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना है, आने की कोई पाबंदी नहीं है, पर आकर ध्यान रखें कि संवेदना है, संवेदनशील विषय है। बेटा बेटियों के वो बच्चे हैं जो ढंग से बोलना भी नहीं जानते थे। हमारी सरकार की पूर्ण संवेदना है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तमिलनाडु सरकार से भी हमने आग्रह किया है, हम अपराधियों को चाहेंगे। सरकार तमिलनाडु की अगर सहयोग करेगी तो हम उनके सहयोग से अपराधियों को पकड़ेंगे। अगर वो सहयोग ना करने की जगह बाधा खड़ी करेगी तो भी हमारी सरकार भारत सरकार का भी सहयोग लेगी और आवश्यक पड़ा तो कोर्ट का भी, न्यायालय का भी सहयोग लेकर हम अपराधियों को हर हालत में सजा सुनाएंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत उस घटना का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने का भी काम किया है। अभी कर्नाटक से जो कफ सिरप बनाने वाला व्यक्ति है, उसको तमिलनाडु में जो कफ सिरप बनाने वाला व्यक्ति है उसको भी हमने तुरंत गिरफ्तार करने का काम किया है। मतलब इतनी त्वरित कार्रवाई की है। यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिस प्रकार से संवेदनशीलता का परिचय दिया है और इतनी त्वरित कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि जल्दी ही जो आरोपी हैं उनको जल्दी ही कड़ी से कड़ी सजा मध्य प्रदेश की सरकार दिलवाएगी और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना आगे ना हो, इसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था सरकार कर रही है। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में अनेकों बच्चों की फर्जी दवा के कारण मृत्यु हुई है। ये सब बच्चे कहीं कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था, कोई 4 वर्ष का था, 2-3 बच्चे तो 7-8 महीने के थे। और ये सभी परिवार सरकारी अस्पताल इस उद्देश्य के साथ गए थे कि उनको सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए अच्छी दवा मिल जाएगी निःशुल्क रेट पर। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा का राज एक ऐसा राज है जहां उन बच्चों को दवा नहीं जहर दिया गया। परिणाम ये है कि 23 परिवारों ने अपने घर में एक मासूम बच्चा खोया है। पूरा प्रदेश, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं लिया है स्वास्थ्य मंत्री जी का।
चलिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हुए, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपसे जानती हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार तो संवेदनशील है ही इस मुद्दे को लेकर, कफ सिरप मामले को लेकर, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, सृष्टि जी, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनका इतिहास काले पन्नों से भरा हुआ है। 10,000 मौतों से ज्यादा लोगों की जिम्मेदार व्यक्ति को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी एयरपोर्ट छोड़कर आए थे, वारेन एंडरसन। तो जब MIC में 10,000 से ज्यादा मौतें भोपाल शहर में हुई तब, तो ये कांग्रेस पार्टी दोगला चरित्र है, इनका दोहरा मापदंड है और नवजात और मासूमों की मौत के ऊपर राजनीति करने के कई विषय आए। अब आप देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंतर्गत वो सन फार्मास्यूटिकल का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी गोविंद रंगनाथन, उसको तमिलनाडु सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उसको पकड़कर लाने की, उसको गिरफ्तार किया। न केवल गिरफ्तार किया बल्कि चेन्नई कोर्ट से उसके रिमांड को भी मांगा है। तो निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। जहाँ जैसे ही घटना हमारे संज्ञान में आई, हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, तत्काल प्रभाव से उस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स और उस कोल्ड ड्रिप सिरप के ऊपर रोक लगाई गई। 1,000 से ज्यादा मेडिकल शॉप से वो दवाएं जब्त की गई और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग देने का जो नियम है केंद्र सरकार का, उसके तहत मध्य प्रदेश में सख्ती से उसको लागू करवाया। एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई जो नागपुर में हमारे भर्ती हैं, मासूम बच्चे जो अपना जीवन से खेल रहे हैं, अभी जिनका जीवन संघर्ष में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको देखकर भी आए और दिशा निर्देश भी देख के आए कि एयर एम्बुलेंस कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो वो भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। तो हम तो पूरी गंभीरता के साथ इस दुखद घटनाक्रम पर अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ओछी मानसिकता के साथ ओछी राजनीति कर रही है। जयवर्धन सिंह को मैंने सुना, इनके पिताजी के टाइम कितने ऐसे गहरे काले अध्याय हैं, अगर वो पढ़ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, कांग्रेस से अंबिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब लेते हैं। अंबिका जी, कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष संतुष्ट तो नहीं नजर आ रहा है सरकार की एक्शन को लेकर, कार्रवाई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहां आप लोग स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु सरकार पर सरकार का कहना है कि उनका संरक्षण दिया हुआ है, तो कैसे हम कुछ करें? सृष्टि जी अपनी जिम्मेदारियों से पूछ दबा कर भाग रहे हैं। एक राम को और रामचरितमानस को मानने वाले अपने आप को कहते हैं, तो मैं बताता हूँ। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जासु राज प्रिय बुखारी तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये बड़ी पाप की भागी बन चुकी है ये सरकार। 20 बच्चों को काल कवलित होना पड़ा इस सरकार की लापरवाही। वो डॉक्टर दवा दे रहा था या जहर दे रहा था, ये सरकार मूक दर्शक बनी बैठी थी। अब कौन, मैंने पहले भी कहा था कि जब एक अस्पताल में, इंदौर के अस्पताल में, जब एक बच्चे को चूहे कुतर गए और वो मर गया बेचारा, तो तब भी सरकार ने, उस समय सरकार तब भी आत्मग्लानि से भरी हुई नहीं थी और राजनीति कर रही थी। आज इतना संवेदनशील मुद्दा है, 22 बच्चे मर गए केवल सामान्य सी बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए थे, सर्दी जुकाम का, खांसी का। और वो जो कोल्ड कफ सिरप थी, वो कफ सिरप मार्केट में बिक रही थी, जहर के रूप में बिक रही थी, लोग ले रहे थे और अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे थे। इनका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे इनके ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर? कोई परीक्षण होकर वो मार्केट में दवा आई या नहीं आई? ये विपक्ष का दायित्व है उसकी जांच करना या सरकार का दायित्व? सरकार क्यों भाग रही है अपनी जिम्मेदारियों से? अब कह रही है कि वो तमिलनाडु सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है। अरे तमाम बहानेबाजी छोड़ के, अगर सरकार सत्ता तुमसे नहीं संभल रही है
तुमसे विभाग नहीं संभल रहा तो त्याग पत्र दे दो। काहे के लिए बैठे हो मुखौटा बने सिंहासन पर? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमताएं नहीं है, तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी मानवता नहीं है, तो छोड़ दो इस राज्य को और चले जाओ वनवास की तरफ। जैसे राम चले गए थे वनवास को, वैसे ही वनवासी हो जाओ, क्योंकि अब तो बिल्कुल जरा भी लाज शर्म नहीं बची है। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 22 बच्चे, बेजुबान बच्चे बेमौत मर गए हैं सरकार की लापरवाही से। बड़ा मन बड़ा गर्वित हो जाता है, हृदय गर्वित हो जाता है। बहुत दुखी मन से मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बेशरम सरकार आज तक नहीं देखी। और अब कांग्रेस सरकार को पूछ रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता रहा, कांग्रेस के जमाने में ऐसी घटना घटी। अरे वो तो आकस्मिक घटना थी। ये तो आपकी सब कुछ लापरवाही का प्रतीक है। आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे भाई? आप रिजाइन क्यों नहीं ले रहे? उस समय भी तमाम आपराधिक गतिविधियां होती रही। आपसे माननीय मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा था। कई बच्चियों के साथ दरिंदगी होती रही। मुख्यमंत्री जी भी उस विभाग को चपेटे बैठे रहे। उनको तत्काल रिजाइन करना चाहिए था। गृह विभाग छोड़ना चाहिए था। कोई सक्षम या आप ये कहते हो कि और तमाम सीनियर लीडर हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर सके। अरे और लोगों को भी मौके दे दो भाई। तमाम सीनियर विधायक हैं, तमाम सीनियर मंत्री हैं जो रहे हैं, पूर्व मंत्री, उनको भी मौका दे दो। उनसे आपसे संभल रहा तो उनको दे दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप विधानसभा भंग करवा दो और फिर जनादेश प्राप्त करो, लेकिन इतनी नैतिकता तो अवश्य दिखाओ कि अपने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लो, पूरे माफी मांगो कि हाँ फेल्यूअर सरकार है और प्रायश्चित करो, क्योंकि पाप के भागी तो आप लोग बन चुके हो। ये सरकार बहुत पाप का घड़ा इनका फूटने वाला है। जनता में बड़ा आक्रोश है। उन 22 परिवारों से तो पूछो। पूरा देश दिवाली का उत्सव मना रहा है, लेकिन उन 22 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। कितनी दुखद बात है। मेरा कहना ये है, मैं आज भी ये मांग करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री का तत्काल इस्तीफा लिया जाए। ठीक है। उन परिवारों के जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके बच्चे बेचारे चले गए हैं इस सरकार की लापरवाही से, मृत हो गए हैं, उनके प्रति गहन संवेदना व्यक्त करते हुए उन परिवारों का पुनर्वास करें। उनको, उनके परिवार के प्रत्येक आदमी को सेवा में रखें, एक आदमी को नौकरी दें। ये सरकार प्रायश्चित करे और एक कोशिश करे ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था बनाए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित न हो सके। जी ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से ये मामला है, बेहद हम कह सकते हैं कि इस पर चिंता तो करने की बात है, क्योंकि इस तरह से जब घटना रही, इतनी बड़ी लापरवाही जब सामने आई है तो सब पर सवाल खड़े होना जायज सी बात है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के आरोप है, जिस तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि हम संवेदनशील हैं और हम तमाम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, कितना सही है कितना नहीं, क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले में? 4 लाइनों में पहले आपको जवाब देता हूँ जी। सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं। सरकार के बदल जाने भर से हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत इतनी है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते हैं। जो विपक्ष में होता है वो सरकार को घेरता है। जी। सरकार पुरानी घटनाओं का जिक्र करती है कि तुम्हारे जमाने में ये हुआ, तुम्हारे जमाने में वो हुआ। सिस्टम को ठीक करने की बात कोई नहीं कर रहा है। आज आप स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लेंगे तो उससे क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या सही बात है। ये खुद को सब के सारे लोग जनसेवक कहते हैं। क्या ये आखिर इनका काम केवल, क्या विपक्ष का काम केवल इतना है कि वो सरकार को घेरे, इंतजार करे पहले कि कहाँ कुछ लोग मर जाएं? अरे जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम लोगों ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया कि किस तरह से हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है? ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? क्या कांग्रेसियों को नहीं पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? या बीजेपी के लोग नहीं जानते कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? सिर्फ वसूली करता है। ये किसको नहीं पता था कि दुकानों में कहीं कोई फार्मिस्ट नहीं बैठ रहा है? फार्मिस्ट का जो लाइसेंस है वो किराए पर लेकर जो है दवा बेची जाती है, और कितनी तरह की नशीली दवाएं बिक रही हैं। किससे छिपी है ये बात? किसी छिपी है क्या? लेकिन नहीं, ये इंतजार होता है कि पहले कुछ मौतें हो जाएं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं जिसको हम एक राजनीतिक मुद्दा बना सके।
तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। जब तक इस देश का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा, जागरूक नहीं होगा, उसको आप शिक्षित नहीं करेंगे। गरीब के पास में क्या है? अभी एक नियम बना दिया गया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा नहीं मिलेगी। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में प्रिस्क्रिप्शन लिखने की फीस कितनी है? मिनिमम 300 है। किसी डॉक्टर के पास आप जाइए, आपको छूने की भी 300 से 500 रखा लेता है। सरकारी अस्पताल में जाइए तो भीड़ का आलम ये है कि लोग वहां पे जमीनों में पड़े हुए हैं, नंबर नहीं आता है। ओपीडी 2,000 3,000 लोगों की भीड़ होती है। आपके यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, आपके यहाँ अच्छी दवाइयों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, शिक्षा की कमी है। और जब बड़ी घटना हो जाती है तो रोना रोते हैं। कोई कहता है कि साहब तमिलनाडु सरकार जो है हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है। राजनीतिक विमनस्यता तो इस कदर बढ़ गई है कि विपक्ष के लोगों को आप उठा के जेल भेजते हैं, फिर आप उनसे कहते हैं कि सहयोग नहीं कर रही है। ना आप उनका सहयोग करते हैं, ना वो आपका सहयोग कर रहे हैं। फिर आप सब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है भाई? आपके पास मंत्री है, सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद में आपके पास में CMHO होता है, CMO होता है। पता नहीं कितना सिस्टम आपने बना रखा है। ये काहे के लिए बना रखा है? केवल घूस खाने के लिए बना रखा क्या? कोई एक विभाग मुझे आप बता दीजिए मध्य प्रदेश सरकार का जिसको आप ये 100 में से या 10 में से 10 नंबर देंगे इस बात के लिए ये ठीक काम कर रहा है। क्या खाद्य व औषधि विभाग ठीक काम कर रहा है? क्या परिवहन विभाग ठीक काम कर रहा है? क्या पुलिस ठीक काम कर रही है? या अगर ये सब ठीक काम कर रहे हैं तो अभी 4-6 दिन पहले जो एक IAS और IPS की जो वो हुई है, एक बैठक हुई है जो भोपाल में, उसमें मुख्यमंत्री फिर क्यों कहना पड़ता है कि आप लोग सिस्टम को ठीक कीजिए, अपराधों को कम कीजिए? कुछ नहीं। जब बड़ी घटना कोई हो जाती है तो फिर एक दूसरे के दोषारोपण होता है, हम ठीक कर देंगे, हम ऐसा कर रहे हैं। ये कोई जनता की सेवा नहीं कर रहे। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। ये सब धन कमाने आए हैं। न जनता से डरो, न शर्म करो यारो। राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। और जब आप घर भरने के मकसद से आप जब राजनीति करते हैं तो आप सिस्टम को थोड़ी ना ठीक करते हैं। लाइए गुड गवर्नेंस लाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए ना। आजकल तो देखिए कितनी तकनीकी आ गई है। मध्य प्रदेश में जितनी भी दवाएं बिक रही हैं या पूरे देश में जितनी भी दवाएं बिक रही हैं, हर जिले में आप क्यों नहीं आप एक वो डालते हैं, एक कंट्रोल क्यों नहीं बैठाते? उसको आप सिस्टम क्यों नहीं देते? उसको लैब क्यों नहीं देते हैं? जो भी दवा इंट्रोड्यूस होगी आपके शहर में, आपके राज्य में होगी तो सबसे पहले वो जांची और परखी जाएगी। जब उसको ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसका कोई दुष्प्रभाव इस तरह का नहीं है जिससे किसी की जान जोखिम में पड़ जाएगी, तब उसको आप परमिट कीजिए। पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। कौन सी दवा बिकेगी, कौन सा डॉक्टर कौन सी दवा लिखेगा। ठीक है। अभी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो आपको दवा नहीं मिलेगी, फिर वो डॉक्टर वैसी दवा लिख देगा जिसमें उसको कमीशन मिलता है। अभी कम से कम 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर मेरे शहर के जो है ग्रीस घूमकर आए हैं और ये दवा कंपनियों के खर्चे पर गए हैं। ये सबको पता है। हर व्यक्ति एक दूसरे का सच जानता है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इस देश में अगर सबसे कोई सस्ती चीज है तो हमारी आपकी सबकी जान सस्ती है। उसकी एक मुआवजा तय कर दिया गया है। 4 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। अभी एक विमान दुर्घटना हुई थी कितनी बड़ी, जिसमें एयर इंडिया का विमान को कितने लोग मर गए उसमें। अभी भी एयर इंडिया के खटारा विमान चल रहे हैं। जांच होगी। कितनी जांचें ऐसी ठंडे बस्ते में पड़ी हैं, आज तक उनका कोई आपको रिजल्ट मिला है क्या? सहमत हूँ मैं अशोक जी, आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ। और जिस तरह से अनियमितताएं हैं बोलने की अगर हम बात करें तो देखिए सब अलग अलग दल हैं, राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी बातें उनकी हैं, लेकिन जो आम जनता है उसके मन में सवाल है कि आखिर हम भरोसा करें तो करें किस पर। योगेश जी, तमाम चीजों को आपने सुना है, अंबिका जी के आरोपों को भी सुना है, कमेंट दे दीजिए जल्दी से। योगेश जी। सृष्टि जी, ऐसा अंबिका जी ने जो बातें करनी है उसमें आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए अंबिका जी ने जो कहा उनकी बातों में सब रिपीटेशन था। उन्होंने 15 मिनट बात करी रिपीटेशन के साथ और आपने बड़े ध्यान पूर्वक उस रिपीटेशन को अलाउ किया। कोई बात नहीं। और आदरणीय पत्रकार महोदय अशोक शुक्ला जी जो कह रहे हैं ये जो राजनीति करने आते हैं इनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है, तो साहब कर्तव्य परायणता के साथ साथ अर्थ का धनोपार्जन करना भी वो जीवन पथ का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। शायद आप भी इसीलिए इस पेशे में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। क्या आप अपने पेशे के साथ न्याय कर पा रहे हैं? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर या सरकार की नीयत के ऊपर, सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्या आप अपने काम के साथ न्याय कर पा रहे हैं? तो गलतियां हर इंसान से होती हैं और गलतियों पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई जो करे
वो एक संवेदनशील। नहीं योगेश सरकार का जी कर्तव्य थोड़ा सा मैं था, यहाँ वो पे हम सहमत कर नहीं हूँ आपकी बात से, थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए दो चीजें आपने एक जिक्र किया, एक नहीं, अंबिका जी को देखिए, समय देने का, आपके मैंने आपको भी सहमत पर्याप्त होने समय से दिया कुछ था। नहीं होता। और दूसरी चीज देखिए अशोक जी के जो एक्सपीरियंस पर आपने नहीं, सवाल नहीं, उठाया है, देखिए, काफी लंबे एक्सपीरियंस पत्रकार हैं इसीलिए चैनल पर बैठे हुए हैं जी। अरे तो एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीधे सीधे आरोप लगाओगे। उन्होंने कि आप पर सरकार आरोप में नहीं बैठे लगाया, हुए लोग उन्होंने सिर्फ भ्रष्ट आप पर हैं, आरोप पैसा नहीं कमा लगाया, रहे हैं। उन्होंने दोनों ही दलों पर नहीं, आरोप ये लगाया, इसका कांग्रेस मतलब पर भी थोड़ी होता भाजपा है। पर भी। आप कैसे अगर आपको मालूम है कि इस प्रकार की दवा कंपनियों से डॉक्टरों की और सबकी साठगांठ है, कमीशन दिया जाता है, आपने कितनी बार अपने प्रिंट मीडिया में या अपनी बयानों में इस बात का उल्लेख किया, या आप अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं अपनी पत्रकारिता धर्म के साथ? चैनल पर बैठकर भाषण देना अलग बात होती है, और ये वहीं सारी जाकर चीजें टेबल शायद में आप देखते बैठकर नहीं है, डील पर ये करना सारे एक मुद्दे अलग बात उठाए होती जाते है। हैं। देखिए, अच्छा ये योगेश जी ठीक है, सारी तमाम चीजें बातें देखता आपको हूँ, परेशानियां जानता हूँ, होंगी समझता हूँ। इन चीजों से जो भी हाँ। कहा गया है। मुझे बस मैं इतना सारी जवाब बातें दे दीजिए समझता जो हूँ। अंबिका जी ये ने, विषय है ही नहीं राजनीति का। हाँ अंबिका जी ने जो सवाल किया था, अंबिका जी ने कहा है कि देखिए आप लोग अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं और इसलिए तमिलनाडु सरकार पर आप लोग पूरी जवाबदेही डाल रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। कहाँ से भाग रहे? हमने तो उसको गिरफ्तार कर लिया। गोविंद रंगनाथन जो मालिक है श्रीशन फार्मास्यूटिकल का, एसआईटी तुरंत गठित करी, उसने वहां जाकर उनके दवाओं के नमूने जब्त किए, दस्तावेज जब्त किए। आज कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी रिमांड मांगी गई है, शायद वो 4 बजे तक मिल भी जाएगी। तो हम तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि तमिलनाडु सरकार का हमको सहयोग नहीं मिल रहा, और ऐसी निकम्मी सरकार के साथ गठबंधन में कांग्रेस मुख्य भूमिका में है। तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए, हत्यारी सरकार के साथ खड़ी हुई है, गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी को सवाल पूछना चाहिए उनसे, स्टालिन से। तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक गंभीर विषय पर जो दुर्घटना कर्म घटित हुआ है उस पर राजनीति जरूर करेंगे। तो वह शर्मनाक है। और नैतिकता की बात करी अंबिका जी ने, इनका नैतिक पतन हो चुका है। दुष्कर्मियों को, यौन शोषण कर्मियों को तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। उमंग सिंगार और हेमंत कटारे दोनों के ऊपर यौन शोषण और दुष्कर्म के अपराध हैं। दोनों नेता प्रतिपक्ष बने हुए, तो नैतिकता की बातें इन लोगों के मुंह से कतई शोभा नहीं देती। ठीक है, तो इससे सहमत नहीं है आप। अंबिका जी कमेंट दे दीजिए जल्दी से। देखिए सरस्वती जी, इनको हाँ में हाँ मिलाने वाली पत्रकारिता बहुत पसंद है। जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जिनके स्वतंत्र विचार होते हैं, जो साफ कोई से अपनी बात करते हैं, ऐसी पत्रकारिता इनको कतई पसंद नहीं है। ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है। हमारे योगेश गुप्ता जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मेरा निवेदन ये है कि बहुत लंबे समय से बात कर रही थी कि अशोक जी इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अंबिका जी की बात से क्या सहमत हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहूंगा, हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये राजनीति क्या जनसेवा के लिए हो रही है? सही ये बात। झूठ बोलकर जनता से जो है राजनीति में आते हैं, कितने ये वादे करते हैं। और एक देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक खर्चे की सीमा तय कर रखी है। मुझे कोई इलेक्शन आप ऐसा बता दीजिए उस तय सीमा के भीतर ये चुनाव लड़ते हो। ये पैसे बांटते हैं, क्यों बांटना पड़ते हैं पैसे, और क्यों अब पैसे दीजिए आप जवाब बांटते हैं? योगेश जी। योगेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है जी, जारी रखिए आप अपनी बात अशोक जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है उससे आप आंख बंद कर लें, केवल आप जो है आंखों पे धूल झोंकते रहें। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए आपका वेतन है, महंगी साल दर साल इनका संपत्ति कैसे बढ़ जाती है? इनका कोई रोजगार आपको दिखता है क्या? जनसेवा कर रहे हैं साहब, जनसेवा के बावजूद देखिए अरबपति और करोड़पति हैं। कोई फॉर्च्यूनर के नीचे चल रहा है क्या? मुझे आप कोई जनसेवक बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि गरीबी दूर करने के लिए देसी उपाय अपनाइए और नेता बन जाइए। ठीक है अंबिका जी, अब आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। ठीक है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। ये तो फैक्ट है। खैर अंबिका जी जल्दी से अपनी बात रखिए। डॉक्टर्स भी सड़कों पर आ गए थे, तब से ही इस विभाग को चेत जाना चाहिए था। इसके बाद फिर चूहे वाली घटना घटी और तब भी विभाग नहीं चेता। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई। 22 बच्चे काल के गाल में समा गए और अन्य बच्चों की हालत बहुत खराब है। ये बहुत बड़ा फेल्यूर गवर्नमेंट का है। इनको स्वास्थ्य व्यवस्था जो जर्जर अवस्था में है, जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है सिस्टम, इसको सुधारना चाहिए, इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को अपना राजधर्म निभाकर अपनी नैतिकता का परिचय देना चाहिए। ठीक,
बिल्कुल ये सवालों में तो घिरा हुआ है ये विषय, क्योंकि सबके अपने अपने पक्ष है। विपक्ष का जहां आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, वहीं सरकार का कहना है कि हम इस पर लगातार एक्शन ले रहे हैं और जो भी लापरवाह है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखना होगा क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाता है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम करेंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कब से रब का ये मामला जो कि लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसको लेकर जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या सभी लापरवाह को इसके लिए सजा मिलती है, क्योंकि जो मासूमों की जान गई है वो सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है, और खास करके जनता के मन में कि आखिर वो भरोसा करे तो करे किस पर। इसी के साथ इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।